फटाक से स्टार्ट करते हैं, बात नहीं, 2 घंटे का भी लेक्चर नहीं है, खत्म करते हैं। आई गेस अपना हो चुका, बचा हुआ था 136, 137, 135 आधा ही हुआ है, 132, 135 भी पूरा नहीं हुआ है, 7 हो गया, 139, ऑडिटर्स में बेवड़े। आवाज स्टार्ट करते हैं, नोट्स है आपके पास, उसमें देख लेना एक बार। 128 इज वेयर वी आर स्टार्टिंग विद। रिवाइज करें आज के लेक्चर में, सिर्फ कुछ नया नहीं पढ़ रहे, कल नया पढ़ेंगे। पुराना याद है सब कुछ? चल पूछ लेता हूँ। अच्छा, थोड़े थोड़े पर आ गया। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे आसान क्वेश्चन, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन नंबर और उसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे आसान क्वेश्चन पूछा। बोर्ड रिपोर्ट के इसमें मुझे नहीं पता, तू बता। हो गया? हो गया? आवाज स्टार्ट करें। हाँ, 134 सबसेक्शन 5। जल्दी बोल, जल्दी बोल। हैं? ARAPAS तो DRS तो वही है ना, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। हाँ हाँ हाँ, वो बोलना था, हाँ वो बोलना था। अब यहाँ पे 128 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। फटाक से रिवाइज करते हैं, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय द कंपनी, कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कीप एट द रजिस्टर ऑफिस या एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज अ BOD में डिसाइड, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। MCQ और क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रिजर्व फॉर 8 years, काम का हो गया। ठीक है, हमने इसमें ऐसा भी पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर आपको याद होना चाहिए कि अगर CG बोलेगा कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रहा है तो 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फेलियर फॉर नॉन कंप्लायंस 50,000 से लेके 5 लाख। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी बाय अ पर्सन ओनली ऑन ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन। अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द डायरेक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आता है याद नहीं करना, बुक्स एंड पेपर में क्या आता है याद नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद नहीं करना। ये याद करना है। हमने ऐसा कुछ किया था पता है, बुआ को कैसा रखना है, कब तक रखना है, कौन रखेगा, ऐसा सब देखा था। तो बुआ कैसी होनी चाहिए का ये आंसर था। ट्रू एंड फेयर व्यू, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, काम का। फिर प्लेस ऑफ कीपिंग में मार्क करो मैं फटाक से, रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद आगे AOC 5 हमने लिखा हुआ है इसको नोटबुक के अंदर। आपको कहीं और भी रखना है तो आप कहीं और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। बट फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट all or any of the books of accounts may be kept at such other places in India as the BOD may decide. Where such a decision is taken by the board, the company shall within 7 days thereof file with ROC a notice in writing कि हम कहीं और रख रहे हैं, और वो होगा AOC 5 के अंदर। AOC का फॉर्म आई गेस पता होगा, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फिर ये लंबा चौड़ा हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको याद हो तो रेड और ब्लू कलर से लिखा था हैंड रिटन मेरे नोट्स के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा गंदा गंदा लिखा हुआ था, नहीं याद नहीं, कोई बात नहीं, वही है वही है वही है। ये याद है अनिल, किसी ने पूछा भी था फिर क्लास के अंदर अनिल कौन है, ऐसा कुछ याद है? एग्जाम का क्वेश्चन है ये रहा, देख। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, IP एड्रेस मतलब बेसिकली उसका लोकेशन। फिर L आ गया, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वेरेवर एप्लीकेबल। फिर where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, address as provided by the service provider. Where the service provider is located outside India, the name and address same point. ठीक है, अनिल काम का था। इंस्पेक्शन डायरेक्टर कर सकते हैं, लिखा हुआ है हमने इसको, काम का पॉइंट मार्क कर दिया हमने ऑलरेडी, 8 साल। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अच्छा क्वेश्चन, याद हो तो ये सेम था 129 के भी अंदर। 120 के अंदर भी सेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, जिसके अंदर द फर्स्ट वन वैकेंसी इज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO, एनी अदर पर्सन। इसका हमने क्वेश्चन भी किया था शायद, ठीक है, से क्वेश्चन भी किया था पहले। ठीक है, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
अगेन वही गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा 133 वाला, एंड शेड्यूल 3 फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था खास। CFS वाला, फिर उसके अंदर एक्सेप्शंस, इजी पीजी। पेनल्टी सेम ही था, आधा 50 से लेके 5 लाख वाला, पर उसके बाद उसमें इसमें जेल भी था, ठीक है, ये तो सेम ही है, ये सेम ही था, हाँ बस ये इसमें एडिशनल ऐड हो गया, ठीक है। क्या हमने 129A एकदम अनएक्सपेक्टेड एग्जाम में आएगा, पर आ गया था। हमने आपको बोला था कि पढ़ के जाना पड़ेगा, 4 मार्क का एग्जाम में आया था। पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स सेक्शन 129A, अब तक कुछ भी बोला नहीं गया, बोलेंगे फ्यूचर में, पर एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी आ गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब। याद करना बहुत आसान था, पहले ये होता है, फिर ये होता है, और फिर ये होता है, ऐसा हमने उसको याद किया था। तो पहले ऑब्वियसली हम प्रिपेयर करेंगे टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियडिकल बेसिस एंड इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब। प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद ऑडिट टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द BOD एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच। लिमिटेड रिव्यू आपने पढ़ा होगा ना, SRE वो सब ऑडिट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ऑडिट ऑफ और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियडिकल फाइनेंशियल। लास्ट में ROC को सबमिट करना। तो याद करना ईजी है, बिकॉज स्टेप वाइज है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ठीक है। 130 बहुत ज़्यादा काम का, री ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स ऑर्डर। मैंने आपको ऐसा एक ट्रिक बताया था कि 128 है बुआ, 129 है FS, इसका रीओपनिंग 130, इसका 131, ठीक है, हमने इसको याद किया था। तो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स नीचे पड़े हुए याद आना चाहिए, सर पिछले 8 साल तक का ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेन 8 साल के लिए करते हैं। सर ओपन कब कर सकते हैं? जब एप्लीकेशन करा गया हो ट्राइब्यूनल को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन सब ने एप्लीकेशन करा हुआ है। एंड 2 चीज़ों के लिए सिर्फ FM फ्रॉडुलेंट और मिसमैनेजमेंट, सिर्फ उसी केस में रीओपन कर सकते हैं, अदरवाइज रीओपन नहीं कर सकते। और रीओपन करके आपने जो फाइनल करा फिर वो फाइनल हो जाएगा, उसको वापस से रीओपन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड फॉर रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग। रीकास्टिंग मतलब रीटोटलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आगे सर वो पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी या एनी अदर एप्लीकेशन मेड टू कोर्ट या ट्राइब्यूनल। ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए NCLT, उसकी बात कर रहे हैं। कोर्ट और ट्राइब्यूनल पासेस एन ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, ये रहा हमारा F और ये रहा हमारा M। Affairs of the company were mismanaged या earlier accounts prepared in fraudulent manner. Notice to be served to applicants, take representation into the consideration if any, और उसको आप वापस से recast रिवाइज करोगे, ठीक है। टाइम लिमिट वापस से वही 8 साल। वन 131 FS और BR दोनों में फर्क क्या सर? यहाँ पे वॉलेंटरी है, वहाँ पे 8 साल पीछे जा रहे थे, यहाँ पे 3 साल पीछे जा रहे हैं अपन सिर्फ, ठीक है। देख लेते हैं। If it appears to the directors of the company, FS and board report not in compliance with 130 and 134, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। FS 129, board report 134, ठीक है। On approval and order of tribunal, ऊपर भी ट्राइब्यूनल था, यहाँ पे भी ट्राइब्यूनल है। Prepare revised FS या revise board's report और copy of order of tribunal to file with ROC. Any 3 previous financial year, दोनों में कॉमन है। MCQ, ठीक है, नीचे वही सब लिखा हुआ है। 132 बाकी है हमारा, इंशाल्लाह आज कर लेंगे उसको, देखते हैं। 133 बहुत छोटा सा था, AS फॉलो करने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले ऐसा था ICAI सीधा डिसाइड करता था, अब सीधा डिसाइड नहीं करता, बीच में NFRA आ जाता है, वो टांग अड़ाता है बीच में। तो सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनी एडेंडम, मतलब कुछ एडिशंस देयर टू, as recommended by ICAI in consultation with and after examination of the recommendation made by NFRA, जो अपना 132 वाला सेक्शन है। Proviso to section 130 suggests until the NFRA is constituted under 132, जो अब constitute हो चुका है, the central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by ICAI। पर अब तो NFRA आ चुका, तो उसके बोलने के बाद ही होगा। 134 के अंदर एक ही चीज काम की थी, DRS। हमने ऐसा कुछ किया था उसके अंदर, AR, AP, AL, AS, GC, IFC।
AR पे आते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करें, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, एप्लीकेबल लॉज कंप्लाई करे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, गोइंग कंसर्न है आपका ऑडिट का SF 570, अब तक तो हो गया होगा, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SF 570 के अंदर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, वो पढ़ा होगा ना, गोइंग कंसर्न पे डाउट डालने वाला, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बताया होगा प्रज्ञेश सर ने। फिर IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसके अंदर दो बातें लिखी हुई थी अगर आपको याद आ रहा हो तो, पहला तो था सर कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए एंड वो थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिव, मतलब अप्लाई भी होना चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट थे, IFC के अंदर होना चाहिए और फिर वो थ्रू आउट द ईयर अप्लाई भी होना चाहिए। एक ओपन कर लेते हैं फटक से, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। मिल जा DRS कहाँ गया बे, ये रहा, सिर्फ एक ही पढ़ रहा हूँ मैं, IFC वाला, ये रहा, ई पॉइंट पढ़ना। The directors in case of listed company had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial control are adequate and operating effectively। तो पहली बात तो होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ कंट्रोल है और फिर इफेक्टिव मतलब अप्लाई भी होना चाहिए, बाकी कोई जगह ऐसा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर याद आना चाहिए साइनिंग वाइनिंग की बातें थी, 128 के अंदर प्रिपरेशन था, 129 के अंदर भी वही था, यहाँ पे अपन साइनिंग वाइनिंग की बात करते हैं। ये रहा देखो, ऑथेंटिकेशन of financial statements signed on behalf of the board, ये रहा सर, चेयरपर्सन, अगर वो नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स में से कम से कम क्या एक ही तो होगा, MD होना चाहिए, CEO, CFO, CS, वही है, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, आई थिंक अपने लिखा नहीं है ना, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, हेडिंग तो जल्दी से, जगह है 134 के आसपास, देख चेक कर, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जगह है, आधा पेज भी चलेगा, आधा है ना दीदी, स्टिकी नोट्स है, ठीक है नहीं देना। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, एग्जाम आज तक एक ही बार आया पर आपको आना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एकदम आसान वाले पॉइंट्स करें जो एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में। फर्स्ट से स्टार्ट करें, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, नेक्स्ट वी ऑलरेडी नो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, अगला रिकंसाइल करवाता हूँ, आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, याद ना आए तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हमने ऐसा कुछ करा था 143(12) के अंदर, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉड, उसके अंदर अगर 1 करोड़ से कम था तो मैं ऐसा कुछ किया था कि ऑडिटर देगा पैन, पार्टीज इन्वॉल्व, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेचर ऑफ फ्रॉड। फिर हमने ऐसा पढ़ा था कि ये हम देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे पैन आर, उसमें पैन आर था रेमेडियल एक्शंस टेकन, देखो वही तो पॉइंट है, तो अपन अलग से लिख नहीं रहे, ठीक है। तो 2 पॉइंट हुए अब तक, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। देखते हैं इजी और कोई, आई स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स कैसा चल रहा है सब। नेक्स्ट F, explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by CA and CS। I guess पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ऐसे 705 नहीं हुआ अब तक। 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। उससे मॉडिफाइड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर। तो जो भी ऑडिटर ने कमेंट दिया है उस पर बोर्ड क्या बोलता है वो सिमिलरली जगह काम सीए करता है। सीएस क्या करता है कि आपने सारे कानून फॉलो करे कि नहीं करे, तो उन्होंने जो भी गलतियां निकाली है उन गलतियों पे बोर्ड का क्या बोलना है वो यहाँ पर आएगा। तो एफ थोड़ा बड़ा पॉइंट है बट आसान पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, बस इतना, मेड बाय ऑडिटर एंड सीएस, कितना छोटा हो गया। तो एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन मेड बाय द ऑडिटर एंड बाय द सीएस।
ठीक है, छोटू सा एकदम इजी पीजी, जल्दी लिखना है। हो जाए तो जे एंड के भी 1 2 3 4 ऊपर 5 6 पॉइंट बहुत हो गए। जे और के आपको डिविडेंड चैप्टर से याद आने चाहिए इंशाल्लाह। द अमाउंट इफ एनी विच इज रिकमेंड्स टू शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हमने कहा था जितना आपकी मर्जी उतना आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो जे और के कनेक्टेड पॉइंट्स हो गए, तो याद करना अगेन बहुत ज़्यादा आसान हो गया जितना मैंने हाईलाइट कर दी थी। आई थिंक मेरे बाद आपका एक और लेक्चर है ना शायद, मैं जल्दी भी नहीं छोड़ सकता। एफ हो गया तो जे एंड के। डन। मुझे 135 में आना है, एग्जाम में वही काम करें। उसका मैंने क्वेश्चन कर रहा था क्या, वो 4 पेज का 2 पेज का क्वेश्चन आज करेंगे, फिर मजा आ जाएगा। फाड़ू क्वेश्चन, मतलब मैंने आज तक इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक नहीं देखा। मतलब देखने में डेंजरस, बाकी है तो छपरी, देखने में डेंजरस। 2 पेज का क्वेश्चन है भाई, कंपलसरी क्वेश्चन 2 पेज का, जस्ट इमेजिन। ओके नीचे ऐड कर लेते हैं, आई गेस एक और बहुत इजीली आ जाएगा। बात ही कर रहे थे इसकी, मार्क करो मैं आपके लिए। CSR इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर, बस ये आखिरी पक्का। हाँ शॉर्ट में लिखना है CSR, पूरा थोड़ी लिखना है पागल। CSR इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना से लिखना है। 7 याद करोगे तो 6 एग्जाम में लिख पाओगे। डन। अगर DRS हो गया अपना, लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड रिपोर्ट का साइन लिखा हुआ है अपन ने। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड वे इज नॉट ऑथराइज्ड 2 डायरेक्टर, उसमें से एक MD, OPC होगा तो एक डायरेक्टर, ठीक है। 135 सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा मुझे याद नहीं है, बिकॉज आई थिंक 1 महीना हो गया लेक्चर को। 135 लिखा ही नहीं है, घंटा। आपने पढ़ाया भी होगा तो लिखा हमने 134 के बाद 138 किया, फिर 137 किया। अयो मतलब आज अपना 5:15 बजे तक खाली 135 ही चलेगा, 1.5 घंटा लगता है। नाइस। ओके स्टार्ट करते हैं। CSR सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फटाक से खत्म करेंगे और फिर वो क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह। देख बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा सा। 5:15 तब तक मेरी हालत है कि नहीं लेक्चर की पता नहीं। अच्छा उधर का 5:30 है। इलेक्ट्रोलाइट पीना पड़ रहा है, बोलो दारू पीने की उम्र में इलेक्ट्रोलाइट पी रहा हूँ मैं। CSR क्या हो तेरे को भी। CSR बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। बुक में बैकग्राउंड लिखा हुआ नहीं है। लॉ में क्या ऐसा बोलता है कि सर एज अ कंपनी आप सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करते हो, एज इन
वाटर, एयर, लैंड और इन सबका पल्यूट भी करते हो। तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप बदले में सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, क्योंकि आप उनका सब रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, उसको ख़राब भी कर रहे हो बहुत हद तक, तो बदले में आपको भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए इन रिटर्न। एंड दैट इज़ बाय द नेम कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी, सोशल मतलब टुवर्ड्स दी सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 12th स्टैंडर्ड के अंदर ओसी में भी था, पर वहाँ पे सब गलत दिया होता सर, तो अगर दिमाग में है तो उसको डिलीट अनलर्न कर देना। सारे फिगर्स भी गलत थे वहाँ पे, एप्लीकेबिलिटी सब कुछ गलत था। यहाँ पे सब कुछ अपन नए सिरे से पढ़ेंगे, ठीक है। समझने की ट्राई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर CSR में कितना हमको एज अ कंपनी खर्चा करना है। तो बोलता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स। एवरेज क्यों बोला? बिकॉज हम बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो, उसका एवरेज करो और उसका 2% निकालो। ये मिनिमम है, मिनिमम। इससे ज़्यादा करना है तो आपकी मर्जी। जैसे कंपनीज लाइक टाटा वो ज़्यादा ही करती है, कंपनीज लाइक रिलायंस वो कट टू 2% ही करती है, वो कंपनी टू कंपनी होता है। हम तो ऐसे लॉ में क्या बोल रहे हैं, कम से कम 2% करना है ऑफ योर नेट प्रॉफिट्स, एवरेज पिछले 3 साल के। फिर काम की बात करें आपके लिए, अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मिल जा प्लीज़, ये अलग लिमिट है जो आपने ओसी में पढ़ी थी उससे। कंपनीज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, एंड वही कंपनीज को CSR करना होता है। तीनों के बीच में और है, पहला वाला उल्टा पढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, ठीक है, नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपने हिट कर दिया, वो नेटवर्थ का हो, टर्नओवर का, नेट प्रॉफिट का हो, तो आपको CSR करना पड़ेगा। और फिर क्योंकि CSR करना पड़ेगा तो CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। अब CSR कमेटी का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली बुक में लिखा हुआ नहीं है। जैसे कंपनी के अंदर सपोज 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 3 4 5 डुप्लीकेट 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन 10 में से इन 4 को बोल देंगे कि भाई CSR वाला काम तुमको संभालने का, मतलब बाकी काम भी करेंगे ये लोग, पर CSR का स्पेसिफिकली यही लोग देखेंगे। अब यही लोग देखेंगे मतलब क्या करने का सर? हम आगे जाके पढ़ेंगे MRF करने का। MRF सर, MRF बोले तो उल्टा चलने का, उल्टा। पहले R कर लेता हूँ, R इजी है। रेकमेंड करना कि हमें कितना खर्चा करना चाहिए, फॉर्मुलेट करना कि हमें खर्चा कहाँ करना चाहिए, और खर्चा हो रहा है कि नहीं, और जहाँ होना चाहिए वहाँ हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना। तो ये CSR कमेटी हुआ, विच इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, एंड उनको जो हमने काम दिया है दैट इज MRF, उल्टा पढ़ने का। ऑब्वियसली पहले फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट मतलब CSR कहाँ करना है, उसकी लिस्ट दी हुई है Schedule 7, उसके अंदर मोटा मोटी काम के 11 पॉइंट्स हैं। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँ, अगर याद नहीं करना आपको, मैं जैसे कुछ पॉइंट्स बोलूँ आपके सामने, अगर स्लम रीडेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना, फिर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना, जब कोरोना आया था तो कोरोना के अंदर बेसिकली पैसा देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी है उसके अंदर। तो आपको उन्हीं चीज़ों में खर्चा करना है, मतलब जो 11 की लिस्ट दे रखी है, आप 12वीं जगह खर्चा करोगे तो उसको CSR नहीं मानेंगे, आपको 11 जगह पे खर्चा करना पड़ेगा। जैसे एक और लिखा हुआ है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है, गरीबों को याद करना, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब करने का है, गरीबी हटाने का, भुखमरी माल न्यूट्रिशन हटाने का, एजुकेशन देने का, स्कूल बनवाने का, सैनिटेशन करने का, ठीक है। बाद में एक तो स्पेशली बनाया गया था नीरज चोपड़ा के लिए, नीरज चोपड़ा पता है ना, वो जैवलिन वाला। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वैसे तो आपको CSR कंपल्सरीली इंडिया में ही करना होता है, पर क्योंकि इंडिया के अंदर जैवलिन की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो आपने अगर फॉरेन में खर्चा करा विद रिस्पेक्ट टू वो अरीना बनवाना जैवलिन के लिए, ओलंपिक्स के लिए, तो वो CSR में आ जाएगा। ये सिर्फ नीरज चोपड़ा के लिए बनाया गया था, ठीक है। ओके, आगे तब देखेंगे। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोगों ने साइड में निकाल के बोला कि भाई तुम CSR संभालोगे और आपको MRF करना पड़ेगा। भैया क्या था MRF? पहला वर्ड बहुत जल्दी। क्या? वेरी गुड। रेकमेंड करना कि कितना खर्चा करना है, फॉर्मुलेट करना कहाँ खर्चा करना है, और कहाँ करना है और कितना करना है, वो हो रहा है कि नहीं, मॉनिटर करना। माशाल्लाह, नीचे आसपास ही होगा ना यार, मिल
जाए तो अच्छा है, ठीक है, आएगा तो देख लेंगे। तो अब तक हमने सिर्फ दो चीज़ें करी, एक ये जो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि सर CSR किसको एप्लीकेबल है, और अगर एप्लीकेबल होगा तो CSR कमेटी बनाने का और उनका काम, ठीक है। ऊपर आते हैं वापस, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। द कॉर्पोरेट कंपनी as a legal person use variety of other capitals in blend with economic capital provided by shareholders to make revenue, earn profit, ensure survival and register growth. Hence, instead of being responsible only towards fund providers, the corporate is responsible for a wide range of stakeholders including the society, like we discussed, within which it exists and operates, even to the environment as well, under the concept of triple bottom line. In case आपको triple bottom line नहीं पता तो इसके अंदर वो आता है आपका इकोनॉमी, आपका अर्थ, उन सबको बेसिकली संभालना, ठीक है। आगे बात करते हैं, नहीं काम का। इंडिया बिकेम टॉर्च बेरर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब लीड करा हमने by giving legal mandate to CSR by incorporating legal provisions regarding the same as 135 in the Companies Act 2013 that requires corporates to mandatorily spend a prescribed percentage. मैं तो आपको बता चुका ऑलरेडी, prescribed percentage 2% है, 2% कम से कम है, ज़्यादा कर सकते हैं इंशाल्लाह, to spend a prescribed percentage of their profits on certain specified areas for social upliftment and discharge of their social responsibilities. ठीक है, कुछ काम का नहीं, बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं अपन सिर्फ। ब्रॉडली CSR implies a concept whereby companies decide to contribute to a better society and a cleaner environment, a concept whereby the companies integrate social and other useful concerns in their business operations for the betterment of its stakeholders and society in general. The provisions that are established under 135 of the Act shall be referred in the light of Companies Act and rules. ठीक है, अब तक जो भी बड़ा कुछ काम का नहीं, बट बैकग्राउंड के लिए काम का था, तो हमने पढ़ लिया एक बार। आगे बात करते हैं डेफिनेशंस। CSR means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligations. Statutory मतलब कानूनी, अब कानूनी की बोल रहे हैं बिकॉज हमने अभी पढ़ा ऊपर मैंडेटरी कर दिया है 135 के अंदर कि अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो 500, 500, 1000 वाला, तो आपको CSR करना पड़ेगा। अब थोड़ा स्मार्टली अगर लॉ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर टर्नओवर 1000 करोड़ होना बहुत बड़ी बात है, नेटवर्थ 500 करोड़ होना बहुत बड़ी बात है, पर नेट प्रॉफिट तो एकदम टट्टी सा ही है ना, 5 करोड़ तो किसका भी, हमारे PA का ही आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही प्रॉफिट 5 करोड़ का हो जाएगा, कितना छोटा सा है मतलब। ओके, तो बोलते हैं CSR means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down under 135 in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following, namely। कितना अच्छा लिखा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम बिना देखे ट्राई करते हैं ना, उसका बुक का क्या पढ़ने का। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं CSR में क्या नहीं आएगा, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं CSR में क्या नहीं आएगा। पहला पॉइंट हमने आपको सिखाई दिया कि अगर आप CSR करते हो आउटसाइड इंडिया, अबे साले इंडिया में ऑलरेडी इतना भुखमरी है, इतना गरीबी है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, और तू जाके CSR कर रहा है अफ्रीका के अंदर, मतलब रिसोर्सेज तो इंडिया के यूज़ करता है, मदद अफ्रीका की करता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आउटसाइड इंडिया आप CSR नहीं कर सकते। दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से मेरी कंपनी का नाम HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब CSR के नाम पे हमने पढ़ा कि सर सैनिटेशन लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, गांव गांव में जाके अपना लक्स का साबुन बांट दिया कि हगो और हाथ धो, नहीं चलेगा। ये तो सर आपको समझना पड़ेगा, प्रमोशन जैसा हो गया ना, मार्केटिंग जैसा हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला आप CSR नहीं कर सकते। तीसरे की बात करते हैं, सर अगर आपने एक्सक्लूसिवली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करा, वो भी CSR में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मुंद्रा पोर्ट के अंदर पूरा अडानी का टाउनशिप है, ठीक है, मेरे दोस्तों पे जैसे ये काम भी करता है। अब टाउनशिप का मतलब क्या होता है, पूरा शहर बसा रखा है अडानी ने, बिकॉज इतनी शिप्स आती है, पूरा पोर्ट उसका है, लाखों करोड़ों के शिपमेंट्स आते हैं, कितने सारे लोग चाहिए सर, माल सामान उठाने वाले, करने वाले, वेयर हाउस में रखने वाले, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर, तो अडानी ने पूरा टाउनशिप बना रखा है। तो नॉलेज से अडानी क्या करता है, उसने पढ़ा कि CSR के अंदर शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एजुकेशन, तो अपन एक काम करते हैं, अपनी अडानी टाउनशिप के अंदर एक स्कूल खोल देते हैं, तो एजुकेशन में हो गया। लॉ मेकर बोलता है नहीं, ये तो तू अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहा है,
बदले में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनसे तो निचोड़ ही लेगा ना। मतलब ये तो आपका ऐसा हो गया ना, सेक्शन नंबर 17 परक्विजिट्स, सैलरी में है ना 15, 16, 17 परक्विजिट्स, तो तू परक्विजिट्स के अंदर 16 है शायद, जो भी है, तो तू तो परक्विजिट के नाम पे एम्प्लॉय से इसके बदले काम करवा लेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो तू एक्सक्लूसिवली अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहा है, भले वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, बट वो CSR में नहीं आएगा। फिर फोर्थ, कोई वन ऑफ इवेंट या एक्टिविटी, जैसे एग्जांपल हर साल टाटा करता है मैराथन, पता है ना, साउथ बॉम्बे साइड मैराथन करता है। अब वो उसको मैराथन को टाटा ने स्पॉन्सर करवा दिया, अब ये तो एक वन ऑफ इवेंट हो गया ना, तो इसको हम CSR में बेसिकली काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 इजी काम के जो मैं आपको सिखा दिए। आउटसाइड इंडिया CSR नहीं माना जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला काम किया तो नहीं माना जाएगा, एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉय के लिए किया तो नहीं माना जाएगा, वन ऑफ इवेंट है तो उसको CSR नहीं माना जाएगा। सर वो एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉय है, ज़ोमैटो का जो बेस रहता है एम्प्लॉय बेस का, जोमेटो का जो बेस रहता है एम्प्लॉय का, हाँ उसमें देखो डिलीवर करते हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं करते कि वो एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वो एक पार्टनर जैसा ट्रीट करते हैं। पार्टनर ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। हाँ, तो फिर उनको बेनिफिट दे दिया और उन्होंने वो ना ये ना CSR ना ना अब जो जोमेटो की बात कर रहे हो उसके ऊपर ये सब लगता है, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्ट, ESIC एक्ट, ये सब लगता है। अब उसके अंदर एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंदर ये सब लिखा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेगा उसको हम एम्प्लॉय ही बोलेंगे। नहीं, पर उनका ये चल रहा है ना कि ये मेरे एम्प्लॉयज नहीं और पार्टनर्स है। अरे वो कुछ भी बोले, तो फिर उसमें ऐसे मुझे प्रज्ञेश ला के बोले कि विश्वनाथ तू मेरा फैकल्टी तो मेरा पार्टनर है, हूँ थोड़ी पर पार्टनर, बोलने के लिए तो कुछ भी बोले, मुझे थोड़ी प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, मुझे तो महीना खत्म होते 10,000 रुपये दे देते हैं कि भाई तेरा 10,000 रुपये, तो मैं तो बोले कुछ भी, वो तो नौकर ही ना, सिंपल। स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। 4 इजी पॉइंट कराए मैंने आपको, बाकी देख लेते हैं। तो CSR मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय, बाद में लिखेंगे इसको, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। CSR मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी इन पर्सुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लेटर ऑन 135 विद द प्रोविजंस कंटेन इन रूल्स बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। उसके अंदर हमने आपको पहला सिखाया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं, फिर सिखाया हमने आपको आउटसाइड इंडिया, नीरव वो भी सिखाया मैंने आपको जैवलिन थ्रो वाला, नीरज वाला, एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल, ये नीरज चोपड़ा के लिए बनाया हुआ है सर, तो वो एक्सेप्शन हो गया, इसको CSR मानेंगे सर, लिखेंगे इसको बाद में अच्छे से। फिर 3 आपको मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, 4 पढ़ाया मैंने आपको, बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर एक स्पॉन्सरशिप वाला मैंने पढ़ाया आपको, एक्टिविटी सपोर्ट बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ इस प्रोडक्ट, सब जगह लिखा है टाटा मैराथन, तो CSR थोड़ी है, तो आपकी मार्केटिंग हो गई सर। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बेसिकली सिखा दिए, ठीक है। 3 जानबूझ के नहीं सिखाया अब तक, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है इसको, इसको पढ़ोगे CA फाइनल के अंदर, विच बेसिकली मीन्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। एक कंपनी, मैं आपको इसमें अगर फनी बात बताऊँ, जब मैं पढ़ता था CA 2018 की बात कर रहा हूँ, मतलब कितना शाना है मोदी, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। इनिशियली जो ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है, जो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देता है, इस फंडिंग की एक लिमिट थी विच वॉज 7.5% ऑफ द प्रॉफिट्स, उतना एज अ कंपनी मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। मोदी आया 2014 के अंदर और सबसे पहले उसने पता है क्या करा, 7.5 को अनलिमिटेड कर दिया, तो जितना देना है दो, कोई लिमिट नहीं, ये मोदी ने सबसे आके पहले करा था, ठीक है। व्हाटएवर, तो जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इसको हम ऑब्वियसली CSR नहीं मानने वाले। ये रहा कंट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 CA फाइनल में आएगा। लास्ट वाला अगेन वेरी ऑब्वियस, इससे आपने कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन निभाया, जैसे एग्जांपल बोनस एक्ट में लिखा है कि आपको एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, तो वो तो आपने इसमें बोनस एक्ट किया ना, एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुटी देना है, या लॉ बोलता है कि आपको यहाँ पे खर्चा करना है, तो वो तो मैं एज पर लॉ कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा हूँ। तो एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, इजी पीजी। बाद में लिखेंगे एक अच्छे सीक्वेंस के अंदर, इसका सीक्वेंस बहुत गंदा है। आगे अच्छा पॉइंट, काम का पॉइंट, CSR कमेटी। CSR कमेटी में कितने लोग होंगे हम आगे जाके पढ़ेंगे, 3 डायरेक्टर होंगे। आपकी कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर लगते हैं, तो 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा, ये हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। CSR कमेटी मीन्स द CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड रेफर टू इन 135, ठीक है, बताया नहीं उसने अभी, बाद में बताएगा। CSR पॉलिसी का मतलब क्या, जो आप बेसिकली खर्चा करने वाले हो। अच्छा पॉइंट MCQ का यहाँ पे लिखा नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एडमिन ओवरहेड का
5% मैक्सिमम, उल्टा करते हैं, लिखा नहीं है, आगे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब क्या सर, हमने सोचा कि हम गांव में जाके CSR का खर्चा करेंगे और हमारा 2% आ रहा था 100 करोड़। अभी 100 करोड़ में से हम पता है क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हमने भेजे काम करने के लिए, उनको होटल में रुकवा रहे हैं आसपास। वो होटल में रुकवाने का खर्चा ही माँ कर 10 करोड़ रुपए हो गया। तो 100 करोड़ में 10 करोड़ तो भाई यहीं चला गया ना, तो ये तो गलत हो गया ना। तो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो एडमिन ओवरहेड हो सकता है वो 5% ही हो सकता है CSR का। आगे जाके आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। Admin overheads means the expenses incurred by the company for general management and administration of CSR functions in a company, but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring of the CSR. इन्हें में कुछ काम का नहीं। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन 197, 198 काम का नहीं, पर हम पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट क्यों पढ़ रहे हैं सर? बिकॉज हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। तो नेट प्रॉफिट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो है एज पर 198, जो आपको CA फाइनल में आएगा। तो अभी पढ़ना नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। Net profit means the net profit of the company as per the financial statements prepared in accordance with the applicable provisions, that is 198, but shall not include any profits arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise. Any dividend received from other companies in India which are covered under 135. अब रट्टा नहीं मारना, हमको चीज़ें लॉजिकली पढ़नी है। तो I'll start with 2 का लॉजिक। ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूँगा, उसमें रीज़न लिखा, रीज़न मैं सिखा रहा हूँ आपको। लेट्स से टाटा का स्टेक है रिलायंस के अंदर 20%, ठीक है। वी ऑलरेडी नो कि टाटा भी CSR करता होगा, उसकी तो तीनों कंडीशन फुलफिल होती होगी। रिलायंस भी CSR करता होगा। तो सपोज टाटा ने कमाया 100 करोड़, ठीक है, या रिलायंस का एग्जांपल लें, चल रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, इजी होगा आपके लिए। रिलायंस ने कमाया 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ में से हमने CSR करा होगा, लेट्स से हमने करा 5 करोड़, ठीक है, ज़्यादा करा 5 करोड़। अब क्योंकि टाटा हमारे अंदर स्टेक होल्ड कर रहा है, तो हमने जो भी कमाया उसमें टाटा को भी हिस्सा जाएगा। तो हमने 100 करोड़ में से टाटा को दिया 20 करोड़। अब टाटा का जो नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर 20 करोड़ ऐड हो जाएगा। अब ये 20 को मैं थोड़ी CSR के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि वो तो डबल काउंटिंग हो गया ना। उस 100 करोड़ में से 5 करोड़ का ऑलरेडी CSR रिलायंस कर चुका है, उसी प्रॉफिट में से आपको ये पैसा मिला है, तो उसको अगर CSR का में काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो गया ना सर, दो जन करें CSR, इसलिए वहाँ पैसा लिखा हुआ है। लेकिन वापस पढ़ते हैं, इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब वहाँ पे लॉजिक लिखा नहीं है, मैं आपको लॉजिक पढ़ा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड, ये पॉइंट, एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज in India which are covered under and complying with 135। तो उनसे जो पैसा मिला उसको आप नेट प्रॉफिट में काउंट नहीं करोगे। और इंडिया के बाहर वाला तो क्यों काउंट करेंगे यार, उसका तो अपन इंडिया के बाहर करेंगे ना। तो एनी प्रॉफिट राइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच, ठीक है, बाद में लिखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट, आगे डीप में आएगा। अभी तो खाली मुझे ऊपर से बता रहा है वो। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या सर? सपोज हमने डिसाइड किया कि सर हम CSR के अंदर भिवंडी में जाके, जो गरीब एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जाके हम स्कूल खोलेंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं हूँ 2025-26 में, अप्रैल चल रहा है ना, 25-26 में। अब इसका जो 2% मैंने निकाला स्कूल खोलने के लिए, लेट्स से वो आ रहा है 50 करोड़। तो मुझे 50 करोड़ से बेसिकली स्कूल बनाना है, टीचर हायर करने हैं, जगह लेनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है बिल्डिंग, वो सब आपको मानना पड़ेगा कि सर 50 करोड़ एक साल में नहीं हो सकता। स्कूल खड़ी करना, टीचर्स को हायर करना, उसकी मार्केटिंग करना, बच्चों को एडमिशन देना और स्कूल चालू करना एक साल में थोड़ी हो सकता है। एक साल में तो बिल्डिंग ही नहीं बनेगी यार। इतनी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग एक साल में कैसे बन सकती है? 2 साल तो स्कूल बनने में लगेंगे। तो वो क्या बोलता है कि सपोज आपने 50 करोड़ में से 20 करोड़ इस साल खर्च कर दिया, दैट इज 25-26। जो बचा हुआ 30 करोड़ है ना, उसको हम बोलेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्योंकि खर्चा करना बाकी है ना, तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। उसके प्रोविजंस आगे आएंगे, अभी तो मुझे खाली डेफिनेशंस बता रहा है। तो देख, स्टार्टिंग में लिख दिया मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स CSR ऑब्लिगेशन हैविंग टाइमलाइंस नॉट एक्सीडिंग 3 years। मतलब आपका ये ऑनगोइंग 3 साल में यूज हो जाना चाहिए।
and such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond 1 year by the board passed on reasonable justification. ठीक है, ऊपर वाला एक काम का था, पढ़ चुके ऑलरेडी, वापस पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. क्राइटेरिया दैट मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी. सीक्वेंस मैंने आपको बताई, याद तभी होगा जब आप इसको इस तरह पढ़ोगे. सबसे पहले सबसे छोटा फिगर, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, फिर एन से वापस एन, नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्न ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, सबके बीच में और है. कोई एक भी सेटिस्फाई हुआ तो आपको CSR करना पड़ेगा और CSR करने के लिए CSR कमेटी बनानी पड़ेगी. ओके, as per rule 3 of CSR rules, every company including its holding and subsidiary and each foreign company defined under 2 clause 42 having its branch office or project office in India which fulfills the criteria, उसको भी CSR करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा पॉइंट. सर दो डाउट है. जल्दी बोल. नेट वर्थ वाला जो है वो मतलब ईयर एंड पे देखेंगे कि बीच में कभी भी चला गया साल. देख, हमको अगर इस साल CSR करना है तो हम लिमिट्स तो पिछले साल की देखेंगे ना. तो जो तूने पिछले साल कमाया होगा 2% खर्चा किसका करना है, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो 20 साल में तो वैसे भी नहीं कर सकता ना, साल खत्म होगा उसके बाद तो 2% निकलेगा ना, बिकॉज तेरे पास पिछले साल का प्रॉफिट आ गया होगा. तो पिछले साल का प्रॉफिट, उससे पिछले साल का प्रॉफिट, उससे पिछले साल का प्रॉफिट का एवरेज का 2% करेगा. तो एनीवे ईयर एंड में देखेंगे ना. पर हाँ, साल के बीच में एक्सीड हो गया तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको अगले साल CSR करना है. उस साल थोड़ी करेगा, अगले साल करेगा ना. सर वो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट कर रहा है लेकिन फर्स्ट ईयर में उसने समझो 50% ही स्पेंड किया, तो बाकी 50% उसको अगले 3 साल में कर देना है. मतलब ये साल एंड 2 साल और. बोल बोल बोल. वो 50% का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर उससे उसको रिटर्न नहीं मिला. चलेगा चलेगा, जो भी आपने करा, हाँ, पर जो भी पैसा वैसा आया उसको भी फिर इन्वेस्ट करने का. तो प्रॉफिट है वो भी इन्वेस्ट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ जाएगा, वो पूरा पैसा जाएगा. और सब जो इन्वेस्टमेंट डूब गया पूरा पैसा चला गया. डजंट मैटर, आपको CSR तो करना ही है, मैंडेटरी है. पैसा डूब गया वो आपका प्रॉब्लम, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करा ऐसी जगह. आगे अच्छा पॉइंट ये वही है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अनस्पेंट वाला, कि आप खर्चा नहीं कर पाए पूरा 1 साल के अंदर. फर्दर प्रोविजन ऑफ रूल 3, अ कंपनी हैविंग एन अमाउंट बैलेंस इन द अनस्पेंट CSR अकाउंट, जो खर्चा नहीं कर पाए 50 करोड़, एज पर 135 शेयर कंस्टिट्यूट CSR कमिटी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस. तो मतलब समझ में क्या है इससे, अगर आपका अनस्पेंट CSR अकाउंट है तो आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा. ये पढ़ क्यों रहे हैं सर, बिकॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपका CSR का खर्चा अगर 50 लाख तक कुछ होता है तो आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो बिना कमेटी के भी हो जाए छोटा सा खर्चा तो 50 लाख जितना. पर अनस्पेंट CSR है तो कमेटी बनाना पड़ेगा, भले आपको CSR का अमाउंट कितना भी हो फिर. ठीक है, आगे आगे तब देखेंगे. अब तक हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं. पहला काम का टॉपिक आई गेस आ चुका है, कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी. लाइक आई सेड 3 डायरेक्टर्स. ठीक है, 3 और मोर डायरेक्टर्स. तो CSR कमिटी of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least 1 director shall be an independent director. फिर आगे proviso to 135(1) of the Act of the CSR rules further states, where a covered company covered under 135(1) but is not required to appoint any independent director. Suppose मेरी कंपनी को independent का प्रोविजन नहीं लगता तो मेरी CSR कमेटी में independent director नहीं होगा. सपोज मेरी प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर 2 डायरेक्टर होते हैं, तो वही 2 डायरेक्टर CSR कमेटी हो जाएगा. देखते हैं, where a company covered under 135 but is not required to appoint independent director, it shall have its CSR committee 2 or more directors without such independent director. नीचे भी बता दिया मैंने आपको, प्राइवेट कंपनी अगर उसके 2 ही डायरेक्टर हैं तो वो 2 डायरेक्टर से बन जाएगा CSR कमेटी. कितना सिंपल है. A foreign company covered under these rules, the CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which 1 person shall be specified under clause 80, 380 and person shall be nominated for, सिंपल भाषा में बात करते हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके CSR कमेटी के अंदर एक भारतीय होना चाहिए. ठीक है, उसका देख समराइजेशन आ गया, कितना अच्छा हो गया अपने लिए. कंपनी कवर्ड अंडर 135, उसके अंदर पहला नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149(4). तो कमेटी में कौन होगा सर, 2 और मोर डायरेक्टर्स विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सर ये प्राइवेट कंपनी है, पढ़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनी में से 2 ही डायरेक्टर होते हैं तो 2 डायरेक्टर से कमेटी बन जाएगा. सर फॉरेन कंपनी है तो कम से कम 1 भारतीय होना चाहिए. फिर अगर आप इनमें से कहीं नहीं आते तो नॉर्मल प्रोविजन तो लाइक वी नो ऑलरेडी, 3 और मोर डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर.
ड्यूटीज आ गया MRF कौन सा CA फाइनल में आएगा। एक ऐसा डायरेक्टर जिसका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के अंदर। पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी कंपनी PA के अंदर कॉम एच प्राइवेट लिमिटेड, सपोज मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। अब मेरा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, मैं रोज़ PA में नहीं आता हूँ। कभी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है मैं सिर्फ तब आता हूँ, आने का फीस लेता हूँ ऑब्वियसली, और फिर चला जाता हूँ। मतलब मैं डेली बेसिस पे PA में नहीं आता। मतलब रीजंस लॉजिक है इसका कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो PA की तरफ झुका हुआ नहीं होगा, वो स्टेक होल्डर से झुका हुआ होगा, बिकॉज मैं कंपनी से डेली जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरा कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के अंदर। CA फाइनल में आएगा। तो आप बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो टाइप ऑफ पार्टनर्स में कैसे रहते हैं ना, कुछ पार्टनर्स जो इंटरेस्टेड नहीं रहते फर्म प्लेस में, वो सिर्फ मतलब नॉमिनी पार्टनर होता है। हाँ वैसा टाइप का हो गया क्या? कैन से उसके जैसा, हाँ कैन से, वो पार्टिसिपेट नहीं करता वो सब। कैन से और सर वो रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स होना चाहिए कि कुछ और उसका रूल है? आएगा ना नीचे, देखेंगे ना। ओ माँ, कहाँ से आया तू? ओह नाइस, बेवड़े बाटली लेकर आता। ये क्या लेकर आया? तो मेरा फेवरेट है नहीं बेटी से मिल्क। पापा से मांगता, पापा दे देते? नहीं देते? नहीं वो देते मुक्का देते, पंच देते। तुम लोग कितना वॉशरूम जाते हो यार, इतना आज तो AC भी बंद है यार। बैठ चुपचाप, 5 मिनट बाद जाना। सारे मेरा तबीयत खराब है और तुमको ब्रेक चाहिए। यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन याद आना चाहिए इंशाल्लाह। MRF लाइक आई सेड, पढ़ेंगे उल्टा। फॉर्मुलेट, रेकमेंड, मॉनिटर। पहले फॉर्मुलेट पे आते हैं। फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड CSR पॉलिसी विच शैल इंडिकेट कहाँ खर्चा करना है, एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। देख मैंने पढ़ा था Schedule 7, आपको याद हो तो, कि उसमें लिस्ट दे रखी है, उसमें से हमको कहाँ खर्चा करना है। ओके, कितना खर्चा करना है? 2% तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी तो कर सकते हैं सर। तो रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, और बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज मॉनिटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। MRF वेरी इजी टू रिमेंबर। अच्छा पॉइंट नीचे वाला पढ़ते हैं एक बार। फर्दर अकॉर्डिंग टू रूल 5 of CSR rules 2014, CSR committee shall formulate and recommend to the board annual action plan in pursuance of a CSR policy which shall include the following. पहला, the list of CSR projects or programs that are approved to be undertaken in areas subject to Schedule 7। यहाँ पे हम क्या क्या काम करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं, मैन ऑफ एग्जीक्यूशन, पैसा कहाँ का खर्चा हो रहा है, मॉनिटरिंग। आगे जाके आएगा इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा नया पॉइंट है, पहले नहीं था ये, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। मतलब क्या सर, या तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं भिवंडी में जाके स्कूल खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा CSR ऑब्लिगेशन को निभाने के लिए, पर उससे कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट। क्योंकि इम्पैक्ट असेसमेंट करना इज इंपॉर्टेंट टू नो कि हाँ कंपनी ने जेन्युइनली खर्चा करा है और वो सीरियस है उस काम के लिए। ठीक है, दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट। आगे आएगा। ओके, काम का पढ़ा दिया हमने आपको, फिर भी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अमाउंट इन फॉर्म ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, that is where CSR committee is required to be constituted, shall ensure that company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years। फिर एक हमने रिकमेंडेशन दिया है, प्रेफर करना अपने लोकल एरिया को। तो जैसे मेरा कंपनी का हेड ऑफिस है सपोज मुंबई के अंदर, तो आई ट्राई कि मुंबई के आसपास में CSR खर्चा लोगों की नज़र में आए, आपका इमेज इंप्रूव हो। ठीक है, तो एक बोलता है कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस, कंपल्सरी नहीं है, शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स। नीचे वाला याद है, मैं पढ़ा चुका हूँ। एडमिन होटल वाला एग्जाम्पल, एडमिन ओवरहेड शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर। MCQ। आगे,
where the company has not completed the period of 3 financial years since, मतलब कंपनी को पैदा हुए 2 साल ही हुआ. Where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation, the company shall spend in every financial year at least 2% of the average profits of the company made during such immediately. याद रखना चाहिए, सेम अपने पढ़ा था 128 के अंदर. 128 में क्या पढ़ा था? कंपनी बुआ मेंटेन करेगा 8 साल तक और since period of incorporation. ठीक है, तो सेम वैसा ही हो गया. अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, बुक में तो बाद में पढ़ लेंगे. वी स्टडीड कैसे CSR करना पड़ता आपको एटलीस्ट 2%. सपोज मैं टाटा और मैंने खर्चा कर दिया इस साल एटलीस्ट क्या एग्जैक्ट 5%. अब लॉ में क्या बोलता है, आपने 3% एक्स्ट्रा खर्चा किया. सपोज आपका अगले साल प्रॉफिट नहीं होता, इट इज़ ओके, आप इसको सेट ऑफ कर देना. मतलब 2% अगले साल मत करना. ये 3% एडिशन करा ना, इसको अगले साल में बेसिकली काउंट कर लूँगा. फिर उसके अगले साल 1% काउंट कर लूँगा, मतलब 1% की एडिशन तो भी चलेगा. तो ये एक्स्ट्रा में से हमने सेट ऑफ करा आने वाले साल में. सर कब तक सेट ऑफ कर सकते हैं? 3 साल के अंदर सेट ऑफ करने का. तो जो एक्सेस आपने CSR खर्चा करा उसको आप आने वाले साल के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो, प्रोवाइडेड 3 साल के अंदर खर्चा सेट ऑफ हो जाना चाहिए. अगर लॉस हुआ तभी कर सकते हो. लॉस हो मतलब हाँ, नॉर्मल केस में तभी होगा. जी 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 जी. या मुझे कोई बड़ी कंपनी खरीदनी है, उसके लिए मुझे फंड चाहिए पाओ मेरा, तो फंड के लिए फिर मैं CSR का खर्चा नहीं करूँगा, मैं उस फंड को इकट्ठा करूँगा मेरे लिए. उससे कोई मतलब नहीं है पैसे है कि नहीं है, CSR करना है कंपलसरी है. आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमने CSR नहीं करा, पैसा नहीं है, करना ही है. जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं से भी निकालो, करना ही है. देखते हैं क्या बोलता है. Where the company spend in excess to minimum prescribed CSR amount. If the company spends an amount in excess of the requirement, that is 2%, such company may set off, करना है तो कंपलसरी नहीं है, may set off such excess amount against the requirement to spend under this subsection up to immediate succeeding 3 financial years. तो सपोज मैंने खर्चा करा, मैक्सिमम कितना हो सकता है अपना 8. इस साल 8% किया, अगले साल नहीं करूँगा चलेगा, उसके अगले साल नहीं करूँगा चलेगा, उसके अगले साल नहीं करूँगा चलेगा. सपोज मैंने CSR खर्चा किया 9%, 2 अगला, 2 अगला, 2 अगला, 1 लैप्स. वो तो नेक्स्ट वेस्ट नहीं, मतलब सोसाइटी के लिए करा. हाँ, कंपनी के पॉइंट से वेस्ट हो गया. हाँ, कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है. बोलो बोलो. आपने लिमिट क्रॉस करी तो CSR करना है. कहाँ से करना है वो आपका प्रॉब्लम है. जनरल रिजर्व्स हैं आपके पास, रिजर्व सरप्लस हैं आपके पास, वहाँ से खर्चा करना है. तो फिर सपोज मान ले वो भी नहीं है, तो आप CSR में कवर ही नहीं होंगे ना. जिसके पास जनरल रिजर्व नहीं है उसने 5 करोड़ का प्रॉफिट ही नहीं कमाया होगा, उसका टर्न वो इसमें कवर ही नहीं होगा रियल वर्ल्ड के अंदर. करना पड़ेगा, लोन लेने का, लोन बैंक से लोन लेने का. आगे क्या बात करें, चुप. इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट, वापस पढ़ रहा हूँ, इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन, सच कंपनी मे सेट ऑफ such excess amount against the requirement to spend under this subsection up to immediate succeeding 3 financial years. The excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activities, if any. The board resolution shall pass to this effect. है बकवास. नीचे अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट जो आप लोग बोल रहे थे. Where the company fails to spend minimum prescribed amount, आप 2% खर्चा नहीं कर पाए तो क्या करने का सर? मतलब आपके पास दिमाग में आया ही नहीं कि मैं खर्चा कहाँ करूँ, आपको ये पता ही नहीं. तो चिल मारी के काम कर, गवर्नमेंट को पैसा दे दे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्चा कर लेगा. पढ़ते हैं देखिए एक बार. Where the company fails to spend minimum prescribed CSR amount under subsection 135 section 5, the board shall पहला specify the reasons for not spending the amount in board report. हमने अभी भी पढ़ा, बोर्ड रिपोर्ट में लिखना होता है CSR के बारे में. पहले यहाँ पे प्रोविजन में लिखा था जेल, आपने CSR का खर्चा नहीं किया तो जेल होगी. अभी वो जेल बिल हटा दिया है, अब जेल बिल नहीं होता. दूसरा, where the unspent amount relates to projects other than ongoing projects, then such unspent amount shall be transferred to the fund specified in Schedule 7.
विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब वही जो मैंने डिस्कस करा, जैसे सपोज 31 मार्च 2026 खत्म हुआ और मुझे पता ही नहीं मुझे खर्चा कहाँ करना है, तो बोलता है यहाँ से 6 महीने के अंदर तो वो पैसा दे दे गवर्नमेंट को, दैट इज ट्रांसफर टू अ फंड, वो बोलते हैं CSR फंड, गवर्नमेंट का होता है. तो वहाँ पैसा दे दे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेगा, तू लोड मत ले. तो वेरी अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू प्रोजेक्ट्स अदर देन ऑनगोइंग. अदर देन ऑनगोइंग भी लिखा बिकॉज ऑनगोइंग में तो आप 3 साल तक कर सकते हो ना. अदर देन ऑनगोइंग मतलब आप खर्चा नहीं कर रहे हो. देन सच अनस्पेंड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाता हूँ, जल्दी बोल. सर अगर CSR एक जो हम अनस्पेंड कर पाए, फेल हो गए स्पेंड करने को और हमने किसी NGO को दे दिया तो चलेगा. आप सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू भी CSR कर सकते हो, अलाउड है. तो अगर मैंने उसको एक स्कूल को ये किया, बिल्ड किया और उससे मैंने एजुकेशन में स्पेंड, चलेगा चलेगा. तो देख 2 पॉइंट हुए. लैंग्वेज डिफिकल्ट है, आपके लिए आसान करने की ट्राई करते हैं. पहला पॉइंट, अनस्पेंट अमाउंट है, आपको नहीं पता कहाँ खर्चा करना है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, यहाँ से 6 महीने के अंदर आप इसको CSR फंड में ट्रांसफर कर दोगे. ठीक है. दूसरा केस भी तो हो सकता है सर, हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि 3 साल के अंदर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए. सपोज 3 साल खत्म हो गए और हमारा जो था ना स्कूल का 50 करोड़ वो हम खर्चा नहीं कर पाए, तो हमें कहते जब 3 साल खत्म होंगे ना, यहाँ से 30 दिन के अंदर तो पैसा CSR फंड में दे देना. जो बचा है वो नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है ना. ठीक है. तो आपको पता नहीं है क्या करना है, तो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, 3 साल में उसको आप यूज़ नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए, तीसरा साल खत्म हुआ, वहाँ से 30 दिन के अंदर CSR फंड में दे देना. देख पढ़ते हैं एक बार. डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मैं आपके लिए ईजी करने का ट्राई करा. लेट्स सी क्या बोलता है. वेयर द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग. ठीक है, अदर देन ऑनगोइंग क्यों, बिकॉज ऑनगोइंग नीचे आने वाला है, इसलिए यहाँ पे अदर देन ऑनगोइंग. तो वेयर द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, देन सच अनस्पेंड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, जो गवर्नमेंट का फंड होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और वेयर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट परसुएंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, देन सच अनस्पेंट अमाउंट, जो दीदी ने बोला, shall be transferred to unspent CSR account by the company within a period of 30 days from the end of the financial year. तो CSR फंड में चला जाएगा. नीचे उसी का एक्सप्लेन कराया है गेस. ठीक है, एक बार शेड्यूल 7 निकाल लेता हूँ. यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, देख लेते हैं. अनस्पेंट CSR अमाउंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अकाउंट, बिकॉज मुझे उसको 3 साल में खर्चा करना है. Within a period of 30 days from the end of the financial year shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the CSR within a period of 3 financial years from the date of such transfer. If failed, the company shall transfer same to a fund specified in Schedule 7. वही वाला, ये वाला fund within a period of 30 days from date of completion of third financial year, जो हमने पढ़ा. और अगर other than ongoing है तो आपको सीधा ट्रांसफर करना है 6 months के अंदर इस CSR फंड के अंदर, जो गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्चा करेगा. ठीक है, इतना लिखते पहले अपना 70% हो गया CSR. एक और चीज कर लेते हैं, बोला भाई प्लीज. मतलब बेसिकली वही था ना कि स्कूल मतलब 20 साल का था, मैंने 20 हाँ. 50 में से 20 करोड़ यूज किया, Perfect. 30 करोड़ अनस्पेंट, 30 करोड़ ऑनगोइंग हो गया, तो Ongoing. 30 करोड़ को तो बेसिकली खर्चा करेगा अगला और अगला उसके अंदर 2 साल के 3 साल करना पड़ेगा. तो ये साल हो गया ना, 2 साल और अगर नहीं कर पाया तो तीसरा साल खत्म होगा, वहां से 30 दिन के अंदर CSR फंड. बस 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 नॉन कंप्लायंस पे कुछ पेनल्टी है? आएगा ना आगे. बोलते ना पहले जेल वेल भी था, बता दे जेल वेल. माइक बंद कर दो ना. अबे बैठिए ना ऑनलाइन पागल. और ये रिकॉर्डेड दूसरे बैच वाले भी देखते हैं. ये रुकना पागल 2 मिनट. एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7. ऑब्वियसली याद नहीं करना, बट आपका एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए. आपका नॉलेज जरूर होना चाहिए कि हाँ शेड्यूल 7 में क्या क्या लिखा हुआ है. मोस्टली हमने डिस्कस करे 5-6 पॉइंट देख लेते एक बार. ठीक है, गरीबों को याद करना. इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, मैल न्यूट्रिशन पढ़ा होगा ना स्कूल के अंदर अपने 7th स्टैंडर्ड के अंदर. मरासमस, क्वाशियोरकर,
बीमारी होती है एकदम, बच्चा पतला पतला हो जाता है, हाँ पेट भरा जाता है, मरासमस क्वाशियोर का, वही है, वैसा ही था। फिर देखा आ गया हमारा पॉइंट प्रमोटिंग एजुकेशन, फिर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, सारे पॉइंट डिस्कस करें हमने। फिर उसके बाद इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फ्लोरा एंड फौना, फिर गंगा लॉय मैंने बताया था वो क्लीन गंगा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, ताज को वापस वाइटिश करने के लिए, मार्बल को वाइट करने के लिए जो खर्चा आएगा मैं पैसा देता है, ठीक है, CSR। फिर आर्म फोर्सेस, जो हमारे आर्मी के लोग मर गए उनकी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए, तो मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स वेटेरियंस, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक्स जो हैंडीकैप वालों का होता है, एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर PM केयर फंड रिसेंटली ऐड करा हुआ था, क्या हो गया ब्रो तेरे को? नीचे से नहीं, शायद मोबाइल के अंदर रेस से वो कर रहा है, ठीक है। नीचे कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स, इंशाल्लाह पता होगा इंक्यूबेटर्स क्या होता है, जो सपोर्ट करते हैं बडिंग बिजनेस को। कोई स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को आपने बेसिकली अपना ऑफिस दे दिया काम करने के लिए, उसको आपने एडवाइस दे दिया काम करने के लिए, आपने उसको पैसा दे दिया, उसको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे लंबी चौड़ी लिस्ट। फिर मैंने सिखाया आपको ये वाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन ही जगह आपको करना है CSR, इसके अलावा आपने कहीं करा उसको CSR नहीं मानेंगे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, कोविड वो ये रहा जो हमने कोरोना के अंदर ऐड कर दिया कि आप कोविड-19 के अंदर पैसा दोगे फंड के अंदर, तो उसको भी हम CSR मान लेंगे, वो ये हो गया कोरोना वाला, ठीक है। जा दीदी भाग क्या, सर ये सब आप लिखाने दे रहे हो? सर ये जो अडानी ने धारावी में जो प्रोजेक्ट किया 5,000 करोड़, वो तो फाइनेंशियल है ना, वो तो बट अगर वो चाहे कि नहीं वो एरिया को डेवलप करने के लिए खुद के जो फंड, तो वो CSR कुछ 40,000 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट है। सपोज वो पैसा ना लेके बोलता है कि मैं खुद करूंगा, CSR ना चाहता, पर वो इम्पॉसिबल है ना, कोई क्यों करेगा, क्योंकि 3 साल में खत्म नहीं होगा वो, तो मैं अगर कुछ कर भी दूंगा तो एनीवे पैसा अल्टीमेटली CSR फंड में चला जाएगा, ऐसा सब नाटक करेंगे। सर ये जो स्कूल रूल बनाते हैं वो CSR, हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, भी सब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। किसके नाम पे रहता है स्कूल? स्कूल किसके नाम पे रहेगा? कंपनी में तो कंपनी के नाम पे रहेगा, हम किसी ट्रस्ट के नाम पे खोल देंगे उसको। जैसे स्कूल का कोई ट्रस्ट है, तो हमने वहाँ का जो आदमी है भरोसेमंद, उसके नाम पे ट्रस्ट ओपन करा और ट्रस्ट के नाम पे स्कूल ओपन कर दिया। जैसे फ्यूचर डेज में जैसे कंपनी ने प्रॉफिट निकाला, वो 3 क्राइटेरिया को हिट नहीं किया, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा स्कूल का वो कौन करेगा? वो तो फिर हमने ओपन कर दिया, अब वो ट्रस्ट वस्ट करेंगे वो सब, अपने को स्कूल खोलना था। अब स्कूल जब तक चलेगा तब तक मुझे उसमें खर्चा नहीं करने का है, तो स्कूल खोलने का बस खत्म हो गया, अंदर वो ट्रस्ट ही संभालेगा फिर, जिसको हमने अपॉइंट करा होगा संभालने के लिए। ऐसे तो मरेंगे तब तो फिर खर्चा करते रहेंगे, ऑपरेटिंग खर्चा, इसको फीस पे करना, सैलरी पे करना, पागल है क्या? इम्पैक्ट असेसमेंट का दिया नहीं आपकी बुक में अच्छे से, सॉरी वाई वुड यू डू इट खुद पर्सनल पे? हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, तो कंपनी करेगा ना, तो क्यों करेगा? प्रॉफिटेबल नहीं होता है ना, अगर मतलब स्कूल से कोई प्रॉफिट हुआ तो आप ये नहीं कर सकते ना, रिडीम नहीं कर सकते ना ना ना, पागल है क्या? अब हेडिंग दो सेक्शन 135 CSR, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ओ जानवी दीदी, समझ में आया तेरे को? जानवी सागर शाह, यस सर। आवाज नहीं आई मेरे को तेरी, पागल। अबे नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर यस सर, समझा। दीदी कुछ बोल रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही? अब सर heading देना। समझा। अच्छा ये सर मैसेज है उसका, सेक्शन 135 CSR। हम उसको लॉजिकली खत्म करते हैं, उसने बहुत एब्जॉर्ड तरीके से लिखा हुआ है पूरा सेक्शन, हम उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लिखेंगे। वेल हेडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 लिखने के बाद
आप 2% इस तरह से मत लिखना, आप न्यूमरल्स में लिखना, फिगर्स में लिखना, इस तरह से याद नहीं होता। तो ऐसे लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 2%, फिर आगे का सेम, more than equal to 2% of the average net profits of the company made during 3 immediately preceding financial years. फर्स्ट पॉइंट हम लॉजिकली सीक्वेंस में लिख रहे हैं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है पागल नहीं। भाई बीमार हो भाई, आज खाली, कल तक अपन खड़ा हो जाएगा। More than equal to 2% of the average net profits of the company made during 3 immediately preceding financial years. Waiting. आगे उसमें कट कर देता है तो पता पड़े हमने क्या क्या लिख लिया है। फिर हम जाएंगे लिमिट्स के ऊपर। ये रहा सर, हेडिंग होगा ऑब्वियसली हमारा CSR कमेटी, CSR कमेटी। आप अगेन फिगर्स में लिखना, मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़, मोर देन इक्वल टू 5 करोड़। आप इस तरह से लिखना, याद जल्दी होगा उससे। सबके बीच में और है, वेटिंग। सर अगर CSR कमेटी में नहीं रहता तो वो अपन नहीं कर सकते CSR एक्टिविटीज। डायरेक्टर्स करेंगे ना, मैंने यहाँ पे क्या सिखाया देख, डायरेक्टर्स में से CSR के कमेटी बनाते हैं अपन। तो अगर वो जब मैंने फिगर बोला था 50 लाख या उससे कम CSR है तो डायरेक्टर्स खुद ही कर देंगे, अलग से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। कमेटी का बनानी पड़ती है जब आपको बहुत सारा खर्चा करना, उनको अलग से टाइम देना पड़ेगा, रिसोर्स देने पड़ेंगे। डायरेक्टर्स सीधा खुद कर लेंगे। तो आपको 50 लाख का लिमिट बोले थे ना ऐसा? मिला नहीं मुझे अब तक, ढूंढूंगा मैं। नीचे सर को अयो जल्दी कर। मेरे मेल में होगा वैसे, मैं सर्च करता हूँ मेरे नोट्स। आओ अच्छा मैं सर्च, एक सेकेंड ना सर्च कर ही लेता हूँ। एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे मेल में होना चाहिए। अभी ये तो लिख ले यार जो कर रहे हैं। क्या सर्च करूँ मैं? 128 से 138 मेरे नोट्स का नाम होगा। वाह कितना दिमाग है मेरे में। कभी लगता था मैं ही भगवान हूँ। आप लिखते रहो तो मैं इसको फ्रीज करके देख लूँगा, आपका टाइम वेस्ट मत करो। ये लिख लिया, आगे इसको मैं कट कर देता हूँ। सीधा आएगा कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। ठीक है, हम एकदम स्मार्टली पढ़ रहे हैं, अनलाइक हिम कुछ भी पढ़ा रहा है।
प्राइम एफ ये आएगा। सीएसआर कमेटी मार्क करता हूँ के लिए, उतना ही लिखना। हेडिंग ये कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी शॉर्ट में लिखना सीएसआर, कंसिस्टिंग ऑफ 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. इसका हो गया, मैं आगे बात कर रहा हूँ। जानवी दीदी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं टैब चेंज कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। मिल ही गया। या मड़ी क्यों? ठीक है, हम लिख रहे थे कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। ये देखो 50 तक वाला पॉइंट काटा हुआ इसके अंदर, ठीक है। वहाँ पे ओपन करता हूँ, ये रहा ना लिखा हुआ तो है सीएसआर कमेटी, ये रहा। ये रहा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, मेरे नोट्स थे। वो लिख दिया तो फिर ये मत लिखना ना, तो फिर लिख लो, बेस्ट होगा। क्या हुआ बहन? एशिया ये लिखना दीदी, तूने अब तक ये पॉइंट लिखा होगा, वहाँ पे हमने पहले आपको ये लिखवाया था। तीन चार पॉइंट हो गया, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना होता तो वहाँ पे विदाउट दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी में 2 or more डायरेक्टर्स, फॉरेन कंपनी के अंदर 2 पर्सन जिसमें से एक रेसिडेंट इंडिया होगा। इसका हो गया, ड्यूटीज लिख लो नीचे। MRF हो गया, तो नीचे लिखना ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी MRF। उतना ही है। आगे यहाँ पे जाते हैं, स्टार्टिंग
डू एक्टिविटीज़ CSR के अंदर एज मेंशन शेड्यूल 7. CSR नहीं माना जाएगा, वही जो हमने पढ़ा. इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व नेटवर्क के कैलकुलेशन के अंदर. अगर आपको बस मोस्टली सब लिखे अपन ने. जल्दी जल्दी. If excess expenditure done that is more than 2% set off in next 3 years. Admin overhead maximum 5% of total CSR expenditure. उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. एडमिन ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो करने के लिए आपको जो एडिशनल खर्चे करने पड़े. अब हमने जो बोला था स्कूल खोलने वाला, अब वो स्कूल खोलने के लिए आप ऑब्वियसली आदमी भेजेंगे यहाँ से. अब वो आदमी होटल में रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, हगेंगे मुतेंगे, वो सबका खर्चा आएगा. अब वो सब खर्चा 5% ऑफ टोटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो फिर आपने CSR क्या करा फिर? अरे पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर ही होगा वो भी. 100 करोड़ करना है तो उनके पीछे जो खर्चा करोगे वो भी CSR के अंदर ही आएगा, उस खर्चे में से ही होगा. पर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना. एक तो फिर आपने CSR क्या करा फिर? वो वाली बात होगी. ऐसा आगे ये देख मैंने पॉइंट बताया था आपको. CSR कैन बी डन थ्रू सेक्शन 8 कंपनी. भैया ने पूछा था. जल्दी फिर क्वेश्चन निकालता हूँ. अभी CSR खत्म नहीं हुआ, 2-3 पॉइंट बचे हैं छोटे मोटे. हाँ मतलब इस जितना लिखा उसके ऊपर क्वेश्चन खत्म. इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे छोटा सा पॉइंट है वो लिख देंगे. क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, इंशाल्लाह मिल जाए जल्दी से. तब तक आप रिवाइज कर लेना. डन. देखो मैं ओवर भी लिखना स्मार्टली एकदम. अनस्पेंड CSR है अमाउंट तो CSR कमेटी बनाना ही पड़ेगा. फिर भले 50 लाख वाला खर्चा ना हो, CSR कमेटी आपको बनाना ही पड़ेगा. अनस्पेंड अमाउंट है तो इसका क्वेश्चन बैंक का मैं आपको एक बुक बोलूँगा, बुक खरीद ही लेना. या मैं आपके लिए खरीद लूँगा. 40% ऑफ में हमको मिलता है. एक बुक तुमको फ्री में मिलता है, बाकी 40% ऑफ में. तुमको 25% ऑफ में मिलेगा, हमको 40 में ऑफ मिलता है. मैं खरीद लूँगा. हटा दूँ? जल्दी करो बे. ऊपर से दोस्त मुझे बुला रहा है वानखेड़े जाने के लिए. VIP पास है मेरे पास. 11,000 का टिकट है, नहीं जाऊँगा. 8-250 स्कोर बनेगा.
250 स्कोर बनेगा। ये कैसे पता चल रहा है भाई? देख लेना, मैं कल भी बोल दिया था सुपर ओवर होगा। मैंने भी सर लास्ट में सब लग रहा था जुरेल चुड़ैल नहीं, हेटमायर भी हेटमायर उसकी वजह से आ रहे, हेटमायर की वजह से आ कर रहे। रहा है फालतू का। उसको ऐसा लगा सामने वाला खेल ही नहीं सकता, और मुझे पता लॉजिक रियान पराग पाने की क्या जरूरत थी, राणा आ सकता था ना। वही राणा और जैसवाल को भेजा जो लेफ्टी को स्टार के सामने। फालतूपंती करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आप तब तक रिवाइज कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे 5 मिनट तो लगेगा क्वेश्चन ढूंढने में, आराम से मल्टीपल पेपर छानने पड़ेंगे। सिर्फ CSR रिवाइज करें। हाँ ऑब्वियसली। मिल गया, वाह एक दूसरी बार में मिल गया। पढ़ लो आप, फिर क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन करके फिर छोड़ देंगे आपको। ओह डन। तो क्वेश्चन करते हैं और घर जाते हैं। मैं पढ़ने दूंगा ना, 2 पेज का है। किताब सीधा बंद कर लो अगर पढ़ लिया तो, हम क्वेश्चन चालू करें। बस भैया स्टार्ट करते हैं, बंद कर दो। ठीक है, पॉज हो रहा हूँ। देखने में फटेगा, ध्यान से पढ़ोगे तो नहीं फटेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। कट रहा है। रुक, मैं दिमाग लगा रहा हूँ। सिर्फ एक पार्ट में दिखा दो ना, एक पार्ट पहले पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आएगा, 2 पार्ट साथ में करना पड़ेगा। कनेक्टेड है पूरा क्वेश्चन। सर फोटो ले लेते पहले पार्ट का। दोनों पार्ट का साथ साथ फोटो एक ऊपर क्यों चला जाता है बे साला? फिर व्हाट्सएप कर लो। मेरे स्क्रीनशॉट ले लो। आए सर। ठीक है, देखना चाहिए हाँ, मेरे हिसाब से।
दिख रहा है ना? काम चला दी तेरे को दिख रहा है? नहीं, रुक तो मैं सिंगल पेज कर देता हूँ, छोड़। एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, थोड़ा ऊपर फर्स्ट लाइन में। ये बेवड़े पढ़ना वे क्या बात कर रहा है? मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ता अगर इतना बड़ा, मैं सीधा पहले क्वेश्चन के एंड में जाता, पूछा क्या है, क्या चाहिए पूछा क्या है। चाहिए क्या था? चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है। छोड़, इग्नोर, स्टार्ट करिए। फोटो चाहिए तो ले लेना फर्स्ट पेज का। नीचे करो, फोटो ले लेना चाहिए तो वापस बोल रहा हूँ। आकर सर कौन सा पेपर है ये? आई गेस दिसंबर 23, नवंबर 23। ऊपर का छोड़िए सर, कौन सा भी डायरेक्ट करूँगा जूम आउट। गुड इनफ। छः मार्क નું છે। तीन क्वेश्चन है, कम से कम 2 राइट होने चाहिए आपके, 2 और 3, 1 रॉन्ग होगा, 2 और 3 राइट होना चाहिए। नहीं तो बोलते ना मैं कर दूंगा, वर्क्स विथ मी। एनीवन रेडी? सर एक मिनट, जानी दीदी टाइप कर देना आंसर अगर आता है तो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। फर्स्ट डिफिकल्ट है, सेकंड थर्ड इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सर लास्ट वाला तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है कौन सा है कौन सा नहीं है ना? जी सर। वो तो
रुक जा, सब पढ़ने का साथ में, एवरी ऑन द सेम पेज। थर्टी सेकेंड्स और वेट करेंगे, फिर देखते हैं आपने क्या उखाड़ा लाइफ में। सर एक बार वो फर्स्ट पेज का फोटो इसमें गलत नहीं है, बराबर बीच में रहती है। इंशाल्लाह डन। Okay, online answer भी आ गया. So the screen was extremely blurry. I downloaded the paper and I'm halfway through it. Okay, no issues. हाँ सर, लास्ट बेंच आपसे शुरू करेंगे, बताइए फर्स्ट का आंसर दे रहे हो, सेकंड का दे रहे हो कि थर्ड का दे रहे हो? पहले सेकंड का माशाल्लाह। सर ये मतलब एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वेरी गुड आंसर, करेक्ट है। हाँ अभी थर्ड वाला बस बस बस, हाँ भैया तो थर्ड बोल रहा था, बोल। फर्स्ट दो आएगा मतलब नहीं आएगा और सेकंड दो आएगा। आंसर राइट है, सेकंड थर्ड का आंसर राइट है। सेकंड आंसर सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कम से कम एक, जो नहीं है मिसिंग है तो नहीं चलेगा। द प्रोविजन नॉट बीइंग फॉलोड, नॉट बीइंग कंप्लाइड। दूसरे थर्ड का आंसर सर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज आप इंक्लूड नहीं करते हैं, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। सर सेकंड में ये भी है आ नहीं आवे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आवे, आओ से हाँ बोल क्या हुआ? सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर ये भी आएगा ना, नंबर ऑफ मेंबर्स जो अलाउड है, मेंबर्स मतलब डायरेक्टर्स जो अलाउड है कमिटी के अंदर, 3 ही लोग अलाउड है ना? एटलीस्ट 3। अच्छा में रिलायंस कंपनी होगी तो 3 जन से कैसे काम चलेगा? चलो अपने काम करते हैं, फर्स्ट आंसर आने से पहले एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं। मेरा ओपन करता हूँ मैं, मेरा सर्च करता हूँ उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट, अनगिनत कंपनी के मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट मुझे। तो एक अच्छी कंपनी खोलेंगे इंशाल्लाह। सिप्ला रिंक होता है हमेशा, ये रहा रिंक। सफारी कितना, 400 पेज, 388 बस क्लोज। ओके, सिप्ला दवाई बनाता है। अब देख कंटेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है? मैं रियल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, मेरे काम को फिलहाल पढ़ूंगा फिलहाल सिर्फ ये हमने पढ़ा FS 129, हम ये पढ़ेंगे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 144 पे जाना है तुमको। इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ बोल रखा होगा CSR के बारे में, सर्च कर लेता हूँ मैं, बेस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, पैट वैट, ग्लोबल रीच, कहाँ कहाँ हम धंधा करते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नाइस। ये देख सब आपके सिलेबस में ऑडिट कमेटी पढ़ चुके हैं 177, नॉमिनेशन एडमिशन सेक्शन 178 CA फाइनल में आएगा। मेरे को सेकेंड क्लास पढ़ाना है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, मेरे को वो पढ़ाना है। ठीक है, मैं सीधा सर्च करता हूँ, लेट्स सर्च। ये बंद ही हो जाएगा, सर्च नहीं कर पाएगा इतना। आ गया सर, कितने सारे पेजेस हैं देख, आ गया जल्दी।
दीदी 12, हाँ 12 तेरे को बोल रहा हूँ। सर ये सर हाँ मैं तेरे को बोल रहा हूँ, फिर उधर जा, अंदर जा। क्या मेरे को उठाते हो आप? जल्दी है, जा हाँ यहाँ पे देख कितना सारा है अपने पास पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह हम देखते हैं मोस्ट ऑफ इट। कहाँ सर्च किया इसने? अच्छा यहाँ पे सर्च किया तो मैं पढ़ा ऑलरेडी। सेकंड पे आते हैं। देख बंद ही हो गया बेचारा, इतना बोला उसको ढूंढने के लिए कि बंद हो गया। अभी बताता हूँ, देखो पेज 97 कहाँ पे ढूंढा इसने? देख इम्पैक्ट असेसमेंट बोला ना अपना, बाकी है पढ़ना इम्पैक्ट असेसमेंट कि हमने जो CSR करा उससे क्या फ़र्क पड़ा। पर ठीक है इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, हमने तक डिस्कस नहीं करा इसको, आगे बात करते हैं। 124 वाओ। A detailed report on the company's CSI initiative has been provided in the social capital section of the integrated annual report on page number 88. The annual report on CSI initiatives including summary of impact assessment report, committee composition, salient features under section 135. ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके अपन। आ गया सर CSR कमिटी। कौन सा पेज था ये? 124, 128 पे जाते हैं, नहीं 128 था। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 133 शायद, 130। Annual report on CSR activities pursuant to rule number 8. Brief outline, हम कहाँ कच्चा करें, क्या कर रहे हैं, पहले कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। देख मुझे क्या देखना था? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कम से कम 1, 2 है, कम से कम 3 डायरेक्ट होने चाहिए थे, 5 है। ये हम रियल वर्ड से रिकंसिडर कर रहे हैं। साल के अंदर इतनी मीटिंग करी उन्होंने और इतने लोग प्रेजेंट थे उसके अंदर, ठीक है। की फोकस एरियाज फॉर CSR activities include health, education, skilling, environmental sustainability, ये सब एरियाज जो उन्होंने डिस्कस करे। ये रहा मेन मेरे काम का। क्या क्या उखाड़ा हमने CSI इंस्टीट्यूशन के अंदर? पहला, मुझे नहीं पता क्या होता है, पैलिएशन प्रोजेक्ट्स। 15,000 प्लस बेनिफिशरीज अवेलिंग इंस्टीट्यूशनल केयर, मोर देन 50,000 कॉल रिसीव्ड ऑन 7 हेल्पलाइन, 1600 प्लस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फेंक दूंगा इसको, वर ट्रेन अक्रॉस 15 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। यार मैं सही में फेंक दूंगा इसको यार, क्या। आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी केयर, 500 days of hospitalization was awarded due to PRC, 335 post-COVID patients enrolled in PRC program. फिर community health, doorstep health, 1516 healthcare professional trained on management of viral hepatitis, हमने उनको सिखाया, ट्रेनिंग दिया। फिर COVID-19 के अंदर हमने more than 1,15,000 फ्री ऑफ कॉस्ट RT-PCR COVID-19 टेस्ट करवाए। रैपिड एंटीजन किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, 11,000 फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे हमने, कितना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है। प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन, 2500 प्लस स्टूडेंट्स को हमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाया। तो ये सब उसके CSR के उखाड़े हुए काम, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा सर इंशाल्लाह एवरेज नेट प्रॉफिट, और कैलकुलेट करते आना चाहिए, हमने अभी ये पढ़ा। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर 135 सबसेक्शन 5, 3084.16 करोड़ पिछले 3 साल का एवरेज। 2% कितना आता है निकाल के बताया उसने तेरे को, 61.68 करोड़ आता है 2%। सरप्लस पुराने साल का जो हमने एक्स्ट्रा किया था इस 0.16, सेट ऑफ कितना कर रहे हैं 0.33, मतलब टोटल CSR करना कितना है भाई 61.51 प्लस माइनस करके। करा कितना सर 62.03, एकदम चिंदीगिरी करा, एकदम टच टच करा उसने। एडमिन ओवरहेड है ही नहीं। अमाउंट स्पेंड ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट इतना, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फाइनेंशियल ईयर A + B + C 62.3 करोड़, ठीक है। हमने अभी इसको पढ़ा, ये उसका टेबल आ गया, ठीक है। अनस्पेंड अमाउंट कितना करा कितना नहीं करा, तो 2% इतना आ रहा है।
सेट ऑफ हमने इतना करा, ये सब सिखा चुके अपन आपको। फिर देख अनस्पेंड CSR कितना है फॉर द प्रेसिंग, कुछ भी नहीं, और उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देख ये भी पढ़ा था मैंने, अगर आप CSR नहीं कर पाए तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने CSR करा है तो रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। MK हमीद, चेयरमैन ऑफ CSR कमेटी, मुंबई 12 मई 2023। माशाल्लाह, सब कुछ प्रैक्टिकल वर्ड, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। थैंक यू। फिर डिक्लेरेशन देना होता है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था हमने। द कंपनी हैड स्पेंट इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR। ठीक है, गुड, हमने सब कुछ देख लिया रियल वर्ल्ड में जो किताबों में लिखा हुआ है। ये देखो आया, बोलिए ना सर, कैसा बताइए? खाई जाओ ना इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम जाते हैं वापस जहाँ पे हम थे। थैंक यू। उस क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट का हमने आंसर नहीं करा, करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। 5:15 हो चुका है। फर्स्ट नहीं आएगा आपको, उससे जानबूझ के उसको ऐसा घुमाया है कि वो हैपेंड टू मिस इट आउट। 510 वही सिखाना है मुझे। उसने जानबूझ के ऐसा दिया कि आपको नहीं आए, अनलेस आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा। वो ठीक है, जो मिस करते हैं ना वो ये करते हैं बच्चे मिस। 200 करोड़, क्योंकि हम क्या देखते हैं, टेबल देखते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन टेबल के बाहर जानबूझ के लिख सकता था टेबल के अंदर, वो जानबूझ के नहीं लिखा उसने कि बच्चे इसको अवॉइड कर दें। तो हम बेसिकली 200 कंसिडर करेंगे विच इज पेड अप शेयर कैपिटल। उसके अलावा 200, 400 हुआ, 470, फिर 60, 530 हमने आपको लिखवाया था रिवर्स रिजर्व काउंट नहीं करते हैं, तो उसको इग्नोर करेंगे और ये 20 माइनस कर देंगे। इट कमिंग आउट टू बी 510। क्या नेटवर्थ मेरा 510, मतलब मुझे CSR लगेगा। आंसर देख लेते हैं इंशाल्लाह। सर अगर वो गलती से अगर एग्जाम में जैसे अभी हम लोग का 530 आया, बट हमने लिखा था आंसर कि नहीं करना है हम लोग को, 1 मार्क कट जाएगा, 1.5 मार्क। पढ़ सकते हैं आंसर्स। आई वेट एंड देन वी एंड द लेक्चर। 6 आपको लगना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ डराया था आपको उसने, ऐसा लेंथ देकर। कंपल्सरी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पढ़ सकते हैं एंड वी एंड द क्लास। डन। तो 2 अच्छे आंसर आए, भैया के और भैया के, एक मैंने करवा दिया। एक काम करते हैं ना, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ना अपन नेटवर्थ का, क्योंकि मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, अपने उसको कॉपी नहीं करा है। ये देख मैंने लिखा हुआ है सब कुछ भाई, ये देख ये रहा, ये लिखो एंड कर जाइए। नेटवर्थ इज इक्वल टू, हाँ श्योर, आप ऐसे वर्टिकली लिखना ऐसे, तो याद हो जाएगा आराम से। मेरी तरह हॉरिजॉन्टली मत लिखना। सॉरी बहन, नेटवर्थ, पागल लड़की, कौन से गांजे करके आते पता नहीं। क्या हुआ, टूट गया? क्या टूट गया? हैं? पागल हो गए, पागल पढ़, लिख ले बैठ, लिख, पागल हो गए वो। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस माइनस, क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस। फिर और 3 चीजें माइनस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। डन। सिर्फ एक सेक्शन क्या अपन है आज 135, अभी बाकी है, अभी तो और हम एकदम डीप में कर रहे हैं। कल 2 से 5 है, वो भी देखते हैं, मेरी हालत पे डिपेंड करता है। डन, बंद करते हैं इसको। लेक्चर एंड। डाला बिल्कुल देखेंगे। इसका फर्स्ट वाले का MCQ है, आप पढ़ सकते हो। तो ये MCQ तो आराम से पढ़ना पड़ेगा। थियरी दिखाना, थियरी
थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी में एक ही मेरा पूछना था मेरे को, एक बता। सेक्शन मैंने रॉन्ग लिखा ऐसा दिखा रहे हैं। पता क्वेश्चन बताना साथ में पहले। हाँ, एक सेकंड में दूंगा। R acquired a property from PQR which was mortgaged to Pyramid Bank. He settled the dues with Pyramid Bank in full and the same were registered with sub registrar. Noted that mortgage has been settled. Okay. ये तो वो हो गया ना, ROC खुद लिख सकता है कि सेट ऑफ हो चुका